नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम से शुरू हुई नागरिकता की फर्जी राजनीति बिहार पहुंच गई और अब इसका भूत दिल्ली और गुरुग्राम में भी पहुंच गया है। अगला पड़ाव कहां होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है हाउसिंग सोसाइटी के नफरती सांप्रदायिक लोग अपने पड़ोसी की नागरिकता चेक करने लग जाएं। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई नागरिकता का सबूत मांग दे तो उसे दे पाएंगे या नहीं? अगर आप दावा करना भी चाहें तो किस तरह की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा? आपके लिए एक रिपोर्ट गाइड का काम कर सकती है। यह रिपोर्ट जो 26 जुलाई को दिल्ली में जारी हुई, पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने जारी की। 182 पन्नों की इस रिपोर्ट को बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अनमेकिंग सिटीजन्स नाम है इस रिपोर्ट का, जो बताती है कि कैसे नागरिकता के नाम पर ट्रायल का एक पक्षपाती ढांचा तैयार कर दिया गया है, जिसके काम करने का ढंग किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट के 1500 से अधिक फैसलों का इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है। इसमें देखा गया है कि अदालतें किस आधार पर किसी की नागरिकता छीन लेती हैं। क्या उनके फैसलों में कोई तारतम्यता है, निरंतरता है, या कोई व्यवस्थित न्यायिक प्रक्रियाओं और आधारों का पालन किया ही नहीं जाता। इन सब का मूल्यांकन कई वकीलों और कानून के अध्यापकों ने मिलकर किया है। ब्रिटेन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मेलबर्न लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु ने इसका अध्ययन किया है। कई वकीलों का इसमें इंटरव्यू है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है मोहसिन आलम भट्ट, आरुषि गुप्ता और शार्दुल गोपुचकर, लेकिन सैकड़ों वकील और अध्यापकों के इसमें नाम दिए गए हैं। मुझे लगता है कि कहीं पे हमने बहुत आसानी से हम लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर कर रहे हैं, चेहरे के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, जो लीगल जिसका कोई लीगल बेसिस है नहीं। और जिस देश में लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कई डिस्क्रिपेंसीज रह जाते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कभी कभी गलतियां रह जाती हैं, नेम स्पेलिंग में गलती रह जाती है, फादर और मदर के नेम की स्पेलिंग में गलती रह जाती है, और उसी हिसाब से किसी को हम बोलते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट फेक है या इसके डॉक्यूमेंट में गलती है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में हम कैसा स्टैंडर्ड अप्लाई करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक सवाल से कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, आपको कानून की किस अंधेरी सुरंग में झोंका जा सकता है, तो आप इस रिपोर्ट को पहले से पढ़कर खुद को तैयार कर लीजिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अखबारों में इससे जुड़ी खबरें छपती रहती हैं, लेकिन एक व्यापक समझ नहीं बन पाती कि किसी की नागरिकता पर संदेह करने से लेकर साबित करने की कड़ी में पुलिस कैसे काम करती है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है, हाई कोर्ट किस आधार पर फैसले देता है। अगर आप चाहते हैं कि अराजक तरीके से नागरिकता जैसे गंभीर विषय पर फैसला हो, तो आप निश्चित रूप से लोकतंत्र की उस बुनियाद को खत्म करना चाहते हैं जिसके लिए लाखों लोगों ने दशकों अंग्रेजों से संघर्ष किया। आप उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर देना चाहते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी के भी भरोसे का सबसे बड़ा आधार यही है कि जो भी होगा सिस्टम से होगा, प्रक्रियाओं से होगा, सबूतों से होगा। अगर किसी के लिए धर्म या भाषा के आधार पर सिस्टम नहीं होगा, सबूत मायने नहीं रखेगा, तो इसके शिकार आप भी होंगे। एक दिन आपको भी डराया जाएगा और आपकी हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। आपसे मेरा बहुसंख्यक हिंदू से है। असम एनआरसी से 7 लाख हिंदू निकले थे, हंगामा मच गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 49 की अब बंगाली बस्ती खाली नजर आने लगी है। जब से इनकी पहचान मांगी जाने लगी है, यहाँ के लोग भय से अपने गांवों की तरफ लौट गए। इस बस्ती में 80% लोग बंगाल के हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। कुछ का सामान उनके जाने के बाद ट्रकों पर लोड किया जा रहा है। यह लोग यहाँ किराया देकर 20-20 साल से रह रहे थे। किसी जमीन पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया। 5,000 रुपया महीना किराया दिया, जो अपने ही देश में प्रमाण पत्र मांगे जाने के भय से भाग रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मीडिया में बयान दिया है कि मुसलमान होने और बांग्ला बोलने के कारण उन्हें सताया जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल के सांसद लगातार इस बस्ती का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन किसी का बोलना इनके भीतर भरोसा पैदा नहीं कर पाया कि अपना देश है, यहां से कहीं भागने की जरूरत नहीं।
इनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसी तरह की कार्रवाई अगर दिल्ली की किसी और बस्ती में हो जाएगी तो क्या वहां खौफ नहीं फैल जाएगा? लोगों का आरोप है कि उन्हें पहले उठाकर ले जाया जाता है, फिर दस्तावेज मांगा जाता है, पूछताछ के नाम पर घंटों बिठाकर रखा जाता है। सादी वर्दी में लोग आते हैं, जिस गाड़ी में ले जाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का नंबर नहीं होता। इंडियन एक्सप्रेस में गुरुग्राम के डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन का बयान है, इस मामले में सभी प्रक्रियाओं का पूरा पालन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई पूरे देश में की जा रही है। बहुत से लोगों को जल्दी वेरिफिकेशन करके रिहा कर दिया गया है। पुलिस वाला नहीं मर रहा है। अच्छा, पुलिस वाला नहीं मर रहा है, वही लोग मरा है। क्राइम ब्रांच है। हाँ। कैसे पता चला वो क्राइम ब्रांच है? तो ऐसे सिविल में आ रहा है सर, ऐसे कहते पता अच्छा, चल आपको पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी लेके जा रहा है मेरे बोल रहा है आप कहाँ रहता है। हाँ। और ठीक है सर, मैं तो बंगाली मार के रहता हूँ। किसका प्लॉट पे रहता है? मैं बोल रहा हूँ सर पंडित का प्लॉट पे। मैं चलो तेरे पंडित का प्लॉट पे चलो। ये तो गाड़ी में बैठा के लेके आए नहीं, सीधा भागा के लेके आया तुम सोनीपत पानीपत। तो आपको रास्ते में उठाया? नहीं रास्ता नहीं भाई, इसी में। अच्छा, इसी अंदर से उठाया? हाँ, इसी अंदर। कितने दिन रखा आपको? एक ही दिन रखा है। सुबह 9 बजे 9:30 बजे लेके गया पकड़ के, और रात को 8 बजे छोड़ दिया। तो डॉक्यूमेंट आपने दिखाया? हाँ, डॉक्यूमेंट दिखाया है। तो खाना पीना कुछ खिलाया? कुछ भी, पानी भी नहीं पिया। पानी भी नहीं दिया? पानी भी नहीं दिया। मैं बोला था सर थोड़ा पिछपास लग गया तो थोड़ा पानी दे दो, पानी भी नहीं दिया। खाना तो दूर है। और आप कितने साल से यहाँ पर है? मैं तो आया 2007 से साल। हम लोग कुछ बोलता नहीं। उस दिन आया था, सीधा दरवाजा खोल के घुस गया, फिर देख के फिर चला गया। कुछ नहीं मांगा। एक आदमी को यहाँ मिला, उसको 2-3 झापड़ मारा, फिर उसको छोड़ के फिर वो चला। और ये जो कॉलोनी सब बनाया गया है, ये आप लोग का है या ये? नहीं, हमारा नहीं, हम तो किराए में रहते हैं। अच्छा, ये किराए का है? हाँ, हम लोग का नहीं है ये। अच्छा, ये मतलब किराया। और किराएदार किराया कौन? इसने कोई दूसरा कोई मालिक है। मालिक है, वो दूर में कहीं रहते हैं। 10 तारीख को आते हैं किराया लेने। तो किराया आप लोग देते हैं? तो मालिक नहीं कहता कि आपके साथ? मालिक वो बोलता है, वो तो बोलता रहने के लिए, मगर हम डर के मारे नहीं रहते हैं। इसके अंदर कम से कम हजारों की तादाद में लोग थे। आपकी छोटे बस्ती में, इसी के अंदर? हाँ, ये सारे रूम चला गया, ये वाला ये सब चला गया खाली? लास्ट में भी है, लास्ट में भी 2-3 घर है, उस साइड में भी 3-4 घर है, बस इतना ही है। मतलब रहने का, बाकी सब चले गए? बाकी सब चला गया। आपके पास कागज पत्र सब है? हाँ बिल्कुल है। फिर क्यों जा रहे हैं? वोटर ID है, रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। तो क्या पुलिस क्या मांग रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस रास्ते से जा रहे हैं, अगर बंगाली है उठा के लेके जा रहा है, मार रहा है, छोड़ रहा है, बस। गुरुग्राम का यह मामला बता रहा है कि अब नागरिकता का प्रेत किसी भी इलाके में छोड़ा जा सकता है और लोगों को भयभीत किया जा सकता है। 20-20 साल से लोग इस बस्ती में किराया देकर रह रहे हैं, गुरुग्राम में काम कर रहे हैं, और अचानक उनसे भारतीयता साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि कहीं वे अवैध बांग्लादेशी तो नहीं है। क्या आपको यह बात अपमानित नहीं करती है कि भारत का ही एक नागरिक सिर्फ मुसलमान होने या बांग्ला बोलने के कारण अपने दस्तावेजों को निकालकर दिखा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि देखिए भारत का नागरिक है? गुरुग्राम, जहां सब जानते हैं कि यहां की चमकती इमारतों में ईमानदारी का कितना पसीना है और ब्लैक मनी का कितना, लेकिन उनके भीतर किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं, डर नहीं। लेकिन जो गरीब है वही डरा जा रहा है। जो लोग यहाँ के फ्लैट को चमकाने जाते हैं वो क्यों चुप हैं? वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो तो भारत के नागरिक हैं। उनकी नागरिकता पर किसी ने संदेह नहीं किया, बल्कि फ्लैट वाले ही सलाह दे रहे हैं इन गरीब लोगों को अपने गांव चले जाओ। कमाल का नागरिक समाज बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया ने चुनाव आयोग से कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो खुद नहीं दे सकते। जब इतने बड़े जज के पास दस्तावेज का संकट हो सकता है तो कल्पना कीजिए इन आम लोगों की, जिनके पास प्रमाण पत्र हैं, कई तरह के कागज हैं, फिर भी बांग्लादेशी होने का लेबल चिपका दिया जाता है। एक थर्ड क्लास नफरती राजनीति के कारण भारतीय की भारतीयता तार तार की जा रही है। मामूली बरसात में घुटने भर पानी में डूब जाने वाला गुरुग्राम चुप है। यहीं पर एक लड़की ने पत्रकार अजीत अंजुम से एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब ना उनके पास है ना मेरे पास। बेटा बोलो, कुछ कहना चाहते हो? आपने हमारी रिपोर्टिंग कर ली, आपने स्टेटमेंट ले लिया, अभी अगर हमें कल को कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारा? ये बेटा बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आपने। नहीं, सवाल है, मैं अपना नंबर दे के जाऊंगा,
मैं अपना फिर नंबर दे हम के यहाँ जाऊंगा। पे डर डर के जी रहे हैं। आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, अब मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मेरी चीजों का? नागरिकता का सवाल आते ही लोग अपने पड़ोसी पर, सहयोगी पर, सहपाठी पर शक करने लग जाते हैं और किसी गरीब मुसलमान पर तो तुरंत शक कर लेते हैं। इतना भयभीत हो जाते हैं कि हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी ही आंखों के सामने काले धन से चमकाकर शानो शौकत से लोग निकल जाते हैं। उनके भव्य कार्यक्रमों में तमाम समाज जा रहा है। उनसे किसी को भय नहीं होता, देश को खतरा नहीं होता। लेकिन किसी गरीब मुसलमान को घुसपैठिया कह दो, तुरंत यकीन कर लिया जाता है। कम से कम असम में जिस तरह से नागरिकता तय की जा रही है उसके बारे में तो ध्यान से सुनिए जो इस वीडियो में बता रहा हूं। नागरिकता के नाम पर आए दिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज धर्म और भाषा का आधार है, कल आपके मामूली विरोध पर, सवाल पर नागरिकता का सवाल पूछ लिया जाएगा। मस्क ने ट्रंप से जब दोस्ती की और जब तक निभाई तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही खटपट हुई, ट्रंप ने ही नागरिकता का सवाल उठा दिया, याद दिला दिया मस्क किस देश से आए हैं। जब भारत में ऐसा होने लगेगा तो आप क्या करेंगे? 1,65,992 लोगों को असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने विदेशी होने के 4,36,046 मामले आ चुके हैं। इनमें से 3,48,014 का निपटारा कर दिया गया है। 1,32,015 भारतीय पाए गए। जिन लोगों को विदेशी पाया गया और जिन लोगों को भारतीय पाया गया, दोनों को भयंकर असुरक्षा और कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा होगा। इस रिपोर्ट में उनकी तकलीफों का जिक्र तो नहीं है। जो भारतीय नागरिक पाए गए, उन्हें कितने साल लगे, कितनी बार सुनवाई के लिए जाना पड़ा, वकील को कितने पैसे देने पड़े। लेकिन जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, उनकी तकलीफों से साफ पता चल जाता है उनके साथ भी क्या हुआ होगा। जिस दिन यह सवाल उनसे पूछा गया, जो धर्म के नाम पर इस तमाशे में ताली बजा रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हमेशा याद रखिए, अगर आप दूसरों के लिए सिस्टम को मनमाना बनने देते हैं तो वो सिस्टम आपके साथ भी मनमानी करेगा। असम में एक सीमा पुलिस बनाई गई है, APBO, असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक इंक्वायरी अफसर होता है जो किसी के विदेशी होने के शक पर इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करता है, अपने SP को देता है और SP उसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल को भेज देते हैं, जहां उस व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करनी होती है। लेकिन गलत रिपोर्ट बनाने या लापरवाही से रिपोर्ट बनाने पर इस इंक्वायरी अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, या गलत रिपोर्ट देने पर भी इसे प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि शक के आधार पर जितनी संख्या बढ़ती जाएगी, राज्य की राजनीति के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। सवाल है कि अगर आप संदेह कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। किसी की नागरिकता पर संदेह है, नागरिकता जाएगी, उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन असम की नागरिकता पर जो रिपोर्ट आई है, अनमेकिंग सिटीजन्स, वो कुछ और कह रही है। इसके अनुसार फॉरेनर ट्रिब्यूनल के हजारों फैसलों में कोई तारतम्यता नहीं है। एक फैसला दूसरे फैसले से सुसंगत नहीं है। एक मामले में किस आधार पर विदेशी घोषित किया गया, दूसरे मामले में किस आधार पर किया गया, कोई मेल नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। सरकारी दस्तावेजों में वर्तनी की गलती होती है, स्पेलिंग गलत हो जाती है तो नागरिकता खारिज हो जाएगी। क्या ऐसा होना भी चाहिए? 58 साल के रहीम अली को अपनी नागरिकता साबित करने में 18 साल लगे। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया। रहीम अली के पास सारे रिकॉर्ड थे, स्कूल का सर्टिफिकेट, मतदाता सूची में नाम, आसपास के लोगों के बयान कि भारतीय हैं, यहीं रह रहे हैं। फिर भी उन्हें विदेशी करार दिया गया, बांग्लादेशी कहा गया। रहीम अली ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में फॉरेनर ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी और वहां से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, रहीम अली इस दुनिया से जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनने के लिए जिंदा नहीं बचे कि वे भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल से जब रहीम अली के केस पर विचार करने के लिए कहा तो उनके परिवार ने मन महसूस कर यही कहा। अब भी अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल वाले उन्हें विदेशी कहना चाहते हैं
तो हम क्या कर सकते हैं? कब्र से उठाकर ले जाएं। रहीम अली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुना भी गया, लेकिन इन वर्षों में उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली और रहीम अली गरीबी में धकेले जाते रहे। उनके जैसे जाने कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे, ना उनकी क्षमता है। रहीम अली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी घोषित किया है वह कानूनी आधार पर नहीं टिकता। राज्य सरकार ने रहीम अली के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका आधार मजबूत नहीं था। रहीम अली ने अपने सारे दस्तावेज ईमानदारी से जमा कराए, कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन दस्तावेजों को निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं परखा गया और रिजेक्ट कर दिया गया। कोई अवैध प्रवासी होता तो इस तरह से अपने दस्तावेज नहीं जमा कराता। उनके दस्तावेजों में जो कमियां हैं बेहद मामूली हैं। इसके आधार पर उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता खत्म नहीं हो जाती। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने रहीम अली के केस में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रहीम अली का परिवार असम का है, उनके भाई बहन भारत के नागरिक हैं, केवल रहीम अली विदेशी कैसे हो सकते हैं? रहीम अली की मौत के 2.5 साल बाद उन्हें भारतीय घोषित किया गया। एक केस हज़ारा खातून का केस है, जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्स में, दस्तावेज में गलती की वजह से 16 साल तक उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भी, और बाद में हाई कोर्ट भी गई और वहाँ भी वो फेल हो गई। तो उन्होंने हर वो कागज़ दिखाया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को, हज़ारा खातून जी ने, जो उनके पास था। उन्होंने अपने पिता का नाम 1966 का जो वोटर लिस्ट है, जो ज़्यादातर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में डिफेंडेंट होते हैं वो वोटर लिस्ट दिखाते हैं, तो उन्होंने वो भी दिखाई। 1951 की असम की NRC भी उन्होंने दिखाई, वो कॉपी जो असम के लिए ही स्पेशली बनाई गई थी 1951 में, और वो भी इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट नहीं है। पर FT में कई वो भी दस्तावेज़ दिखाते हैं, दिखाने के लिए कि हम तो 1951 से असम में हैं, या हमारे माँ बाप 1951 से असम में हैं। और हज़ारा खातून जी ने गांव की पंचायत और गांव बुरा का जो सर्टिफिकेट है वो भी दिखाया, और ज़्यादातर ये भी सर्टिफिकेट औरतें दिखाती हैं क्योंकि उनके पास बाकी दस्तावेज़ नहीं होते। उनके पास स्कूल सर्टिफिकेट नहीं होता, उनके पास शायद राशन कार्ड हो पर उनके नाम पे कोई ज़मीन नहीं होती। तो गांव का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होती है, उन्होंने वो भी दिखाया। लेकिन उनकी सारी मेहनत सिर्फ एक मामूली सी गलती की वजह से, एक मामूली स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनका केस खारिज कर दिया गया। उनके पिता का जो नाम इलेक्टोरल रोल में था, वो उनके पिता का नाम था अब्दुल सुभान, और वोटर लिस्ट में वो गलत एंट्री करके नाम हो गया था अमूल सुबान। राज्य सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना सबूत के उनके खिलाफ मामला बनाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा किसी के खिलाफ आप केवल शक के आधार पर विदेशी होने का मामला नहीं शुरू कर सकते। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ ठोस सबूत होने चाहिए, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं है। जून के महीने की यह घटना है 2025 की। महाराष्ट्र सरकार ने महबूब शेख, नजीमुद्दीन मंडल, मिनारुल शेख और मुस्तफ़ा कमाल शेख को बांग्लादेशी होने के शक में गिरफ्तार किया और BSF ने बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया। जब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इसके बारे में जांच की तो पता चला 3 मुर्शिदाबाद के हैं और 1 बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। इन चारों के पास सभी दस्तावेज हैं। बाद में इन दस्तावेजों को BSF के हाथों सौंपा गया, तब जाकर इन चारों को भारत लाया गया। ये चारों भारत इसलिए लाए जा सके क्योंकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इस मामले में सक्रिय हो गई। ध्रुवीकरण के इस दौर में तमाम आरोपों की परवाह नहीं की और 4 भारतीयों को अवैध रूप से बांग्लादेश की सीमा में धकेले जाने से बचा लिया। असम की सरकार के मुख्यमंत्री आए दिन बांग्लादेश भेज देने की धमकी देते रहते हैं। क्या असम सरकार ने इसकी परवाह की कि कोई गलत आदमी ना भेज दिया जाए? असम सरकार का कहना है कि मई के महीने में 300 से अधिक घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया। लेकिन असम पर जो रिपोर्ट आई है अनमेकिंग सिटीजन्स, इसमें लिखा है कि इनमें से कईयों का मामला फॉरेनर ट्रिब्यूनल और गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है, यानी साबित नहीं हुआ, मामला अदालत में है और आप किसी को बांग्लादेश की सीमा में धकेल देते हैं। क्या इसी तरह किसी को भी बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया जाना चाहिए? अंकिलों से पूछिए, आप चाहते हैं ऐसा?
जब तक लोग वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पंचायत द्वारा प्रमाणित वंशावली महाराष्ट्र पुलिस को भेजते, उसी दिन महबूब को बीएसएफ के कैंप में भेज दिया गया और अगली सुबह तड़के बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया गया। क्या इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? डिपोटेशन और पुशबैक जो है उसमें एक फर्क है। पुशबैक का मतलब है कि हमने किसी आदमी को जिसको हम फॉरेनर समझते हैं, उसको हमने यूनिलैटरली हमारे देश से किसी और देश के टेरिटरी में हमने धकेल दिया या पुश कर दिया। डिपोटेशन एक बायलैटरल प्रोसेस है, मतलब कि अगर हमको लगता है कि कोई आदमी किसी और देश का नागरिक है, वो फॉरेनर है और किसी और देश का नागरिक है, तो जिस देश का नागरिक हमें वो लगता है उस देश के साथ हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उस देश ने उसका नेशनैलिटी वेरीफाई किया है या नहीं किया है। ये नेशनैलिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसके बिना हम ये दो चीज़ हो सकते हैं। एक कि हमने बांग्लादेश में किसी को भेज दिया जो बांग्लादेश का सिटीजन है नहीं, और ये भी हो सकता है कि हमने बांग्लादेश में किसी को भेज दिया जो इंडिया का सिटीजन है। इनफैक्ट जब इस साल यूएस से जो इंडियन सिटीजन्स को जिनको डिपोर्ट किया गया था, उस केस में भी इंडिया ने नेशनलिटी वेरिफिकेशन के बिना उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जिसके पास हो सकता है पासपोर्ट या वैलिड वीज़ा नहीं है, इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, उन हर केस में इंडिया ने नेशनलिटी वेरिफिकेशन किया था। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट है श्री एस जयशंकर का, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसने ये पार्लियामेंट में उन्होंने ये बोला था। अगर आप नेशनलिटी वेरिफिकेशन के बिना ये करते हैं तो बांग्लादेश का भी कोई ऑब्लिगेशन रहता नहीं है, जैसे इंडिया का भी कोई ऑब्लिगेशन है नहीं कि जो इंडिया का सिटीजन, हम जिसको इंडिया का सिटीजन नहीं कह रहे उसको हम क्यों एक्सेप्ट करें। वैसे जो बांग्लादेश जिसको नहीं अपना सिटीजन मान रहा है वो उसको बांग्लादेश क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये एक सवाल रह जाता है। तो आपने देखा कि 4 लोगों को जो संयोग से मुसलमान हैं, उन्हें महाराष्ट्र से उठाकर बांग्लादेश की सीमा में कितनी तेजी से धकेल दिया जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? और यही एक मामला नहीं है, न जाने कितने लोगों के साथ हुआ है और होने जा रहा है। 67 साल के उफा अली साइकिल मिस्त्री का काम करते थे, इन्हें पकड़कर बांग्लादेश भेज दिया गया। 4 दिनों बाद फिर से असम लाए गए। मामला यह था कि मई 2025 में पुलिस का एक अभियान चला घोषित विदेशी नागरिक की पहचान करने का। इस अभियान के तहत उफा अली को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 200 किलोमीटर दूर माटिया के डिटेंशन सेंटर ले जाए गए। 3 दिन के बाद बीएसएफ के जवान उफा अली और अन्य 13 लोगों को वैन में भरकर बांग्लादेश की सीमा पर ले जाते हैं। बॉर्डर पर एक तरफ बीएसएफ के जवान इन लोगों पर बॉर्डर पार करने के लिए दबाव बनाते हैं, तो दूसरी तरफ से बॉर्डर गार्ड के सिपाही जो बांग्लादेश के हैं और स्थानीय लोग इन्हें भारतीय बताने लगे और अपनी सीमा में आने से रोकने लगे। स्क्रोल ने इसकी अच्छी रिपोर्टिंग की है। राघव कक्कड़ की ये तस्वीरें हैं जो स्क्रीन पर हैं। 12 घंटे तक उफा अली और उनके साथ के बाकी 13 लोग नो मैंस लैंड में खुले आसमान के नीचे घुटनों तक पानी में खड़े रहे। खाना नहीं, कोई छत नहीं। इस जगह से उफा अली की एक तस्वीर वायरल हुई। उफा अली ने अल जजीरा के अरशद अहमद मोहिबुल हक से कहा कि उस दिन हमने नीले आसमान के नीचे नरक देखा और अपनी जिंदगी हाथों से फिसलती हुई देखी। उस वक्त उनके लिए नो मैंस लैंड भी नहीं था, कहीं कोई देश नहीं। जब उन्होंने बीएसएफ के जवानों से भीख मांगी कि बांग्लादेश की तरफ धक्का ना दें, तो जवानों ने उन पर रबर बुलेट चला दी। इससे बीएसएफ ने इनकार किया, कहा सिर्फ बांग्लादेशियों की अवैध एंट्री रोकने की कोशिश की गई, रबर बुलेट नहीं चलाई गई। इतना सब होने के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सिपाहियों ने उफा अली को मेघालय बॉर्डर के पास छोड़ दिया, जहां से 10 घंटे तक घने जंगलों से सफर कर वे वापस अपने घर पहुंचे। उफा अली के साथ रहीमा बेगम भी इस समूह में थीं। जब दूसरी तरफ जाने की कोशिश की तो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। अजीत अंजुम ने गुरुग्राम की बस्ती पर 1 घंटे का वीडियो बनाया है। मैं बहुत हैरान हूं कि इसे कम लोगों ने देखा। क्या लोगों की दिलचस्पी नहीं? तब लोग इन दिनों क्या देख रहे हैं? किसी की नागरिकता मनमाने तरीके से छीनी जा रही है, छीने जाने का डर सता रहा है। क्या यह बात लोगों को परेशान नहीं करती कि उनके देश में क्या हो रहा है? असम पर जो रिपोर्ट आई है उसमें फॉरेनर ट्रिब्यूनल को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? इसके अधिकार कानून से तय हैं या कार्यपालिका के आदेश से तय किए गए हैं? इन सब का इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है।
28 जिलों में इस तरह के करीब 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल हैं। उनमें से 36 ट्रिब्यूनल स्थायी हैं और 64 अस्थायी, जिन्हें समय समय पर गृह मंत्रालय सेवा विस्तार देता रहता है। ट्रिब्यूनल की प्रक्रियाओं की कोई संहिता, कोड नहीं बनी है जो किसी भी मामले में फैसले का आधार बन सके, नजीर बन सके। यही कारण है कि तमाम फैसलों में काफी अंतर देखा जा रहा है। नागरिकों पर यह भार लाद दिया गया है कि आप अपने दस्तावेज लाइए, आप साबित कीजिए। लोग बेहद गरीब हैं, बाढ़ के कारण लगातार विस्थापित होते रहते हैं पीढ़ियों से। उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, जिनके पास हैं उनके प्रमाण पत्र में मामूली त्रुटि, स्पेलिंग की गलती का बहाना बनाकर नागरिकता खारिज कर दी जा रही है। इसी तरह औरतों की अलग समस्याएं हैं। शादी के कारण जगह, नाम, पहचान सब में बदलाव आ जाता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल मनमाने तरीके से दस्तावेज लाने का समय देता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। इस ढांचे के केंद्र में है फॉरेनर्स एक्ट 1946, जो कि एक कॉलोनियल ज़माने का कॉलोनियल एक्ट है, कॉलोनियल कानून है, और आज भी जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम है उसकी नींव बना हुआ है। तो इसके इतिहास में जाना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय ये पूरा मामला शुरू होता है। पहले 1939 में फॉरेनर्स ऑर्डिनेंस बनाई गई, और फिर 1940 में फॉरेनर्स एक्ट, और फिर आखिर में 1946 एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। और इस दौर में इस दौर की जो सख्त और मैं कहूँगा तानाशाही और अथॉरिटेरियन सोच है, वो आज भी इस कानून में झलकती है और इस कानून को ढालती है। ये कानून केंद्र को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक नहीं है, हु इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन, कोट एंड कोट, सरकार की नज़र में बिना साफ प्रक्रिया के नियंत्रण कर सकता है, उसको रोक सकता है, उनको हिरासत में ले सकता है, यहाँ तक कि उसको देश से निकाल भी सकता है। और इस कानून में जो शब्द विदेशी है, फॉरेनर है, ये बहुत ही ढीले और एक अस्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है। मतलब कोई भी जिसे भारत का नागरिक ना माना जाए, और इसमें कोई ना प्रक्रिया दी गई है कि ये कैसे माना जाए कि वो फॉरेनर है या वो इंडियन है, क्या प्रोसेस दिया जाए, ऐसा एक्ट में कुछ भी नहीं दिया गया। तो इससे प्रशासन को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन उसके कामकाज पर ना कोई नियंत्रण है, ना निगरानी होती है, ना ही नागरिकों के लिए कोई भी स्पष्ट कानूनी सुरक्षा है, कोई राइट्स का प्रोटेक्शन भी नहीं है। लोगों की नागरिकता का फैसला एक बेहद गुप्त और एक अधूरी और इनकम्प्लीट प्रक्रिया से किया जाता है। आज तक किसी ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति, काम करने के तौर तरीकों, फैसलों की इतनी व्यापक समीक्षा नहीं की थी जो असम पर आए सिटीजनशिप रिपोर्ट में की गई है। यह रिपोर्ट पूरे मामले को समझने की अलग और व्यापक दृष्टि देती है। पता चलता है कि नागरिकता को लेकर शक करने में और तय करने में कितनी मनमानी हो रही है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल का गठन कानून से नहीं हुआ, सरकार ने प्रशासनिक आदेश से किया, यानी राजनीतिक रूप से इसमें कभी भी छेड़छाड़ की जा सकती है। इसमें काम करने वाले एक तरह से जज की ही भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी किसी प्रकार का न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। जब मन होता है राज्य सरकार उनकी नियुक्ति के नियम बदल देती है, जब मन करता है उनकी सेवा समाप्त कर देती है। इसके लिए सदस्यों की नियुक्ति के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट विज्ञापन निकालता है। 1 या 2 साल के लिए नियुक्ति होती है, बाद में सेवा विस्तार मिलता रहता है। इनके कार्यकाल को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं। असम न्यायिक सेवा के रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी इसके सदस्य बनाए जाते थे, बाद में इसमें बदलाव किया गया। 10 साल की वकालत का अनुभव रखने वालों को सदस्य बनाया जाने लगा, फिर 10 साल के अनुभव को घटाकर 7 साल कर दिया गया। नागरिकता कानून और इमिग्रेशन के अनुभवी वकील होने की शर्त नहीं थी। इतना काफी था कि असम की भाषा और विदेशी मूल के मुद्दे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान रखता हो। इनका चुनाव गुवाहाटी हाईकोर्ट की कमेटी 100 नंबर के इंटरव्यू से करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है। माना जाता है कि इनके काम की समीक्षा हाईकोर्ट करेगा, लेकिन 2021 में देखा गया कि 100 सदस्यों की काम की समीक्षा पुलिस और गृह विभाग ने कर दी। इसका भी कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है किस आधार पर इनकी समीक्षा की गई। इसी रिपोर्ट से बता रहा हूं। एक सदस्य ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कम लोगों को विदेशी घोषित किया तो हटा दिया गया, जबकि कम से कम समय में उन्होंने ज्यादा मामलों को निपटाया। वहीं एक ऐसे सदस्य जिन्होंने कम मामलों को निपटाया लेकिन ज्यादा लोगों को विदेशी घोषित किया, उन्हें सेवा विस्तार मिला।
तो इस तरह की पूर्वाग्रह से भरी बातें भी इस रिपोर्ट में हैं। सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें हटाने में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना प्रबल रूप से दिखाई देती है। 2019 में 221 सदस्य 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए। 2021 में असम सरकार ने इनकी सेवा समाप्त कर दी। कहा कि जब एनआरसी को नोटिफाई करेंगे तब भविष्य में इनकी सेवा पर विचार होगा, जबकि ओरिजिनल नियुक्ति पत्र में एनआरसी का जिक्र तक नहीं था। अब इस टर्मिनेशन को गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल का जो कानूनी ढांचा बनाया गया है वो पारदर्शी नहीं है, इसकी प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं, इसलिए इसके तहत फेयर ट्रायल की संभावना नहीं दिखती। फॉरेनर ट्रिब्यूनल का आदेश किसी पर बाइंडिंग नहीं है। पहले यह व्यवस्था थी कि इसके आदेश को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसके आदेश की समीक्षा का स्कोप सीमित कर दिया और सिविल कोर्ट को इस प्रक्रिया से अलग कर दिया। यह सब आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके पड़ोस में नागरिकता का प्रेत पहुंचाया जाने वाला है। क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलाव तो हुआ नहीं, रोजगार तो मिला नहीं, सैलरी तो बढ़ी नहीं, महंगाई से आप लद चुके हैं। एक ही चीज आपको उभार सकती है कि कोई ऐसा मुद्दा लाया जाए कि भगदड़ मच जाए, आपके भीतर आशंकाएं गहरा जाएं, डर बढ़ जाए कि आपका पड़ोसी विदेशी तो नहीं, घुसपैठिया तो नहीं। अब फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बाद सीधे हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बच जाता है। हाई कोर्ट के 1000 से अधिक फैसलों की समीक्षा इस रिपोर्ट में की गई है और रिपोर्ट बनाने वालों ने पाया है कि यहां भी फैसले में तारतम्यता नजर नहीं आती, सुसंगत नहीं है फैसले। और हाई कोर्ट ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल के फैसलों में गलतियों का बचाव ही किया, सुधार कर कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं बनाई। इस तरह का ट्रिब्यूनल लोगों की नागरिकता का फैसला कर रहा है। सोच लीजिए, जिसके अपने काम करने की शर्तें साफ नहीं, वह एक नागरिक का भविष्य तय कर रहा है। गुरुग्राम में बांग्ला भाषी मुसलमानों की आशंकाओं को समझा जा सकता है। देश की जनता कितना समझेगी इनकी तकलीफों को, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुसलमानों से नफरत करने का जहर उसके दिलो दिमाग पर कितना चढ़ गया है। लेकिन असम की नागरिकता पर आई यह रिपोर्ट हमें बताती है कि नागरिकता की राजनीति अब हवा हवाई नहीं है। सरकार का सिस्टम भी अब फॉरेनर ट्रिब्यूनल की तरह मनमाने तरीके से काम करने लगा है। किसी गरीब के भीतर यह संदेह पैदा कर देना, डर पैदा कर देना कितना खतरनाक है। उम्मीद है आप इस बात की चिंता करेंगे। नागरिकता को लेकर बहस करते वक्त इस रिपोर्ट की क्रूर सच्चाइयों पर भी ध्यान देंगे और एक सवाल खुद से करेंगे, अगर आपके साथ भी यही हुआ, आपका मतलब अगर जो बहुसंख्यक है, हिंदू है, उससे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग लिया गया, साबित करने के लिए कह दिया गया, तो क्या वह साबित कर पाएगा? क्या वह चाहेगा कि इस मामले में सरकार का तंत्र इतना मनमाने तरीके से काम करे? तो सोचिएगा। मुझे मालूम है कि नफरत के जहर के आगे यह सब बातें अभी लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन दिन के किसी वक्त तो यह जहर कम होता होगा। उस वक्त ही हमारे इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और सोचिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।